अभी हम इस सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। और अपने बारे में तुम बाद में बताऊंगा, उसे बता ही दिया भाई साहब ने सब कुछ। तो सर सीधा हम पीपीटी पे चलें। आज की जो वेबिनार है, ये वेबिनार धोलेरा के बारे में कुछ चीज़ों से अवगत कराएगी हमें सबको। मैंने 2022 में अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट की थी, तो क्या विजन लेके, क्या उसको सोच करके मैं वहां पे बढ़ा था, उस पर भी डिस्कस करेंगे। द फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग, धोलेरा स्मार्ट सिटी अवेयरनेस प्रोग्राम। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और आप लास्ट तक बने रहिएगा। आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप अपने पास नोट करते रहिएगा। जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनके साथ बैठना है, या पर्सनली मेरे से भी आप बात कर सकते हैं। जी नेक्स्ट। हितेश जी, आवाज मेरी परफेक्ट आ रही है? परफेक्ट सर। प्लीज ठीक है। कंटिन्यू। आज की मीटिंग का जो एजेंडा है, इसमें दोस्तों हम तीन चीजों पे बात करेंगे। भाई धुलेरा। भाई धुलेरा का मतलब ये है कि धुलेरा ही क्यों, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। ऐसा वहां पे क्या है जिसकी वजह से हम धुलेरा को ही चुने, क्योंकि 1000 किलोमीटर दूर मेरे से भी पड़ता है, आप लोगों से भी ऐसे ही पड़ता होगा, काफी लोग दूर दूर के ही हैं। सेकंड थिंग, हम बात करेंगे लीगलिटीज एंड सिक्योरिटी पे। क्या होता है, प्लॉट ऐसी चीज है कि हम देखते हैं कि जहां पर वहीं कब्जे हो जाते हैं। तो ऐसा क्या है कि वहाँ गुजरात में लीगलिटीज सिक्योरिटीज किस तरीके से काम करती हैं। अगर हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा सबसे पहला मोटो ये होता है कि हम जहाँ पैसा डाल रहे हैं वो सिक्योर होना चाहिए। तीसरी चीज हम बात करेंगे रिटर्न्स एंड ग्रोथ पोटेंशियल पे, कि अगर हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या उससे रिटर्न निकलती है, क्या ग्रोथ आपके हमारे पैसे की हो सकती है। नेक्स्ट। जी सबसे पहले मैं आपसे ही ये पूछना चाहूंगा कि अभी आप ये पिक्चर देख रहे हैं, एक बंजर जमीन का टुकड़ा दिखाई दे रहा है। तो मैं आपसे ही पूछूंगा सबसे, आप अपने मन में ही जवाब दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसी जगह पे आपको एक लैंड परचेज करने के लिए मैं ऑफर कर रहा हूं, तो क्या आप करेंगे या नहीं करेंगे? ज्यादातर लोगों का रिप्लाई इसमें ना ही आता है, more than 95%। नेक्स्ट। अब ये वाली स्लाइड है, ये वाली स्लाइड देख के मेरे को लगता है कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो शायद सभी लोग हाँ करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है सब कुछ वहाँ अनडेवलप्ड था, ये डेवलप्ड है सारी चीजें। तो यहाँ कर सकते हैं, लेकिन जिस समय कोई भी लोकेशन ही ऐसी होती है तो उस समय हमारी और आपकी जेब से बाहर हो जाती है। नेक्स्ट। जी अब ये दोनों पिक्चर एक ही फ्रेम में आप देख रहे हैं, ये दोनों एक ही एंगल से ली हुई पिक्चर हैं, एक ही जगह की। आप इसमें देख सकते हैं लेफ्ट में आपको जहां पर अनडेवलप्ड है उसमें भी आपको बिल्डिंग दिख रही है तीन, और यहाँ पे भी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। ये है दुबई का शेख जायद रोड। फर्क सिर्फ क्या है, फर्क है 30 साल का। 30 साल में वहां पे क्या हुआ है, अगर हम पहली वाली पिक्चर देखते हैं तो more than 95% लोग मना करते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है, और इंफॉर्मेशन अगर आती भी है तो हम इनटेक नहीं कर पाए। दूसरी पिक्चर उसी जगह की 30 साल बाद की है, एक अनडेवलप्ड है एक डेवलप्ड है। 95% लोगों ने डिसीजन नहीं लिया होगा उस टाइम पे, बट जिन 5% लोगों ने डिसीजन लिया होगा, आप समझ सकते हैं कि आज वो किस पोजीशन में होंगे। तो ये कहानी है डेवलपमेंट और अनडेवलप्ड की। लेकिन अगर आपको पता लग जाए, अब दुबई की मैं बात करता हूँ, अगर आपको उस समय पता लग जाता है कि वहां पे यहाँ पे ऐसा होने वाला है, तो क्या हम उस समय ना करते इसमें इन्वेस्टमेंट? मेन चीज होती है कि सही समय पर सही इंफॉर्मेशन मिलना। जी नेक्स्ट। आज हम ऐसी ही एक चीज की बात करने वाले हैं सर। नेक्स्ट। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सर आपका दूसरा जो मोबाइल है ना उसका वॉल्यूम आप कम कर दीजिए, बिकॉज दूसरी साउंड भी सुनाई दे रही है। सो आई रिक्वेस्ट, अगर पॉसिबल है तो दूसरा मोबाइल है उसका साउंड आप एकदम कम कर दीजिए, प्लीज सर। ये हो नहीं पा रहा, मैं बाद में देखता हूँ, चलो इसको थोड़ा दूर रख देता हूँ अभी। ओके सर। जी अभी भी आ रही है क्या? ना सर, अब थोड़ी कम है। चलो कंटिन्यू करें। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। जी
आपको शायद आप लोगों ने काफी लोगों ने सुना भी होगा कि सबसे पहली बार जब धोलेरा को नोटिस किया गया तो वो 2008 का टाइम था। मुद्दा क्या था, गवर्नमेंट अगर कभी भी कोई चीज डिक्लेयर करती है, कोई नया वेंचर लेके आती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई मुद्दा होता है, कोई लॉजिक होता है। और मुद्दा था देश की जीडीपी जो चल रही थी 4.7%। अब उसको ग्रो करना था, आगे लेके जाना था। बट ग्रो कैसे होती है? ऐसे थोड़ी हो जाती है कि ठीक है अगर गवर्नमेंट ने कह दिया तो वो ग्रो हो जाएगी। ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम एक ऐसी सिटी डेवलप करते हैं जो बिल्कुल बैरल लैंड पे बनाई जाए और जिसको हम जीरो से ग्रो करें। जीरो से बनाने का मतलब होता है कि आप जो चाहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं वैसे हो सकता है। क्योंकि एक जो चीज बनी हुई है, उस चीज को अगर आप दोबारा उस पर कुछ करना चाहेंगे तो इतना पॉसिबल नहीं है। बनस्पत वो चीज जहां आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। सर अभी आवाज ठीक आ रही है क्या? ये सर, वॉइस आपकी परफेक्ट है। प्लीज ठीक है। कंटिन्यू। ठीक है। नेक्स्ट। सर आपकी जी वॉइस बंद होती है। जी जी जी। अभी ये आप ये पूरा धोलेरा का एक मैप आपके सामने है। ये तकरीबन तकरीबन 55 गांव का एक मैप है, जो पहले सारे के सारे धंधुका के अंदर आते थे, धंधुका तहसील के अंदर। तो जब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया तो इसी में से 22 गांव एक और 11 गांव एक का एक बंच लिया, जिसको धोलेरा स्मार्ट सिटी के रूप में डिक्लेयर किया गया। जब डिक्लेयर किया तो 2008-9 की बातें हैं, उस समय इसको डिक्लेयर किया तो आगे इस पे वर्किंग स्टार्ट हुई। कोई भी शहर बनता है तो उसका शुरू का 10 साल बेड टाइम होता है। बेड टाइम क्यों होता है? सब प्लानिंग करना, जगह जगह से सर्टिफिकेट्स लेना, लैंड एक्वायर करना। तो यहाँ अच्छी बात ये थी कि गवर्नमेंट के पास मोर देन 30% लैंड पहले से ही गवर्नमेंट की थी यहाँ पे। तो इस पूरे 55 गांव के पैच की ही हम बात करेंगे आगे चल के। आज की डेट में हम अगर 4 साल पहले की बात करते हैं तो थोड़ा सा सर इसको ऊपर से दिखाना जरा, अहमदाबाद की तरफ से जो बातें हैं ऊपर से। जी। जो आप इसमें लेफ्ट साइड की लाइन देख रहे हैं सबसे ऊपर, ये अहमदाबाद से रास्ता आ रहा है, स्टेट हाईवे जो आगे जा रहा है भावनगर तक। तो पहले हम यहीं से जाया करते थे, और उसके बाद फिर हाईवे वगैरह बने, एक्सप्रेस हाईवे। उसके बारे में हम आगे चलेंगे सर। नेक्स्ट। आप ही की फोटो आ जाती है सर ये बार बार। जी। व्हाट आर द टू मेजर फैक्टर्स विच अफेक्ट द जीडीपी डायरेक्टली? ऐसे कौन से दो मुख्य फैक्टर्स हैं या मेजर फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली जीडीपी को अफेक्ट करते हैं? नेक्स्ट। टू मेजर फैक्टर्स आर: नंबर वन ट्रांसपोर्टेशन, नंबर टू प्रोडक्शन। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो उसमें चार चीजें आती हैं: रोड ट्रांसपोर्टेशन, रेल ट्रांसपोर्टेशन, एयर और सी। और प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें दो चीजों की जरूरत होती है, गुड्स की और सर्विसेज की। आज हम इन्हीं दोनों चीजों पर चर्चा करने वाले हैं, इन्हीं के बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट ने जब उसको डिक्लेयर किया तो इन्हीं चीजों पे काम करना स्टार्ट किया कि ऐसी सिटी हमें देनी है जहां पे हमारी चारों तरीके की ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो, और प्रोडक्शन में गुड्स भी हम प्रोवाइड कर पाए, सर्विसेज भी प्रोवाइड कर पाए। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट ने उस पर काम करना शुरू कर दिया। जी सर आगे बढ़े। जी सबसे पहले हम इसमें देखेंगे रोड ट्रांसपोर्टेशन को। नेक्स्ट। इंडियाज मोस्ट विजनरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अगर दोस्तों बात करें तो उस समय तक का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होता था ऑल ओवर वर्ल्ड। जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट उससे पहले कभी कोई डिक्लेयर नहीं हुआ था। टाइमलाइन 2008 से 2026, और आज हम 2026 में ही बैठे हुए हैं। दोस्तों आपको शायद आइडिया होगा इस प्रोजेक्ट की जिसकी मैं बात करने वाले हैं, अगली स्लाइड में बताते हैं। जी सर नेक्स्ट। डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये एक कॉरिडोर डिक्लेयर किया गया उसी टाइम पे जब इसकी भी नींव रखी गई, जिसको भी बोला गया। तो इसको मैनेज कर रही है यूएस बेस्ड कंपनी है एकॉन, और मास्टर प्लानिंग है यूएसए बेस्ड कंपनी जैकॉब्स की। नेक्स्ट। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर,
यूपीए गवर्नमेंट के समय का ये प्रोजेक्ट है। 2008 में इसको स्टार्ट किया गया। जॉइंट वेंचर है इंडिया और जापान की गवर्नमेंट का। प्रोजेक्ट कॉस्ट $90 बिलियन। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें रुपीज में तो ये बहुत ज्यादा टाइम इसमें आपको लगने वाला है। तो $90 बिलियन का उस समय तक का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। नेक्स्ट। अब बात करते हैं कि ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है इसके तहत क्या क्या चीजें हैं। इसमें गवर्नमेंट का सीधा सा था कि हम एक कॉरिडोर बनाते हैं जो 6 राज्यों से होकर गुजरेगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इसी का एक पार्ट है धुलेरा भी, क्योंकि आप इसमें एक डॉटेड लाइन देख रहे होंगे। इस डॉटेड लाइन के अंतर्गत ही धुलेरा भी आता है। तो ये डीएमआईसी के उसमें ही वर्क करता है। और इसी के तहत गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया 1480 किलोमीटर का एक एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली से लेकर मुंबई तक का। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन वही चीज होती है कि आज की डेट में अगर हम दिल्ली से मुंबई या मुंबई से दिल्ली अपना कोई ट्रांसपोर्टेशन के उसमें बाई रोड सामान भिजवाते हैं, गुड्स भिजवाते हैं, तो उसमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं। 24 घंटे से लेकर 36 घंटे, 48 घंटे तक लग जाते हैं, 72 घंटे तक लग जाते हैं, क्योंकि रोड इतनी बढ़िया नहीं थी। तो इस पे वर्क शुरू हुआ। 1480 किलोमीटर का जो टारगेट गवर्नमेंट का है वो ये है कि आप 12 से 15 घंटे में दिल्ली से मुंबई या मुंबई से दिल्ली पहुंच सके। और इसका काम बड़ी तेजी से हुआ। 2008 से इसको डिक्लेयर किया गया और 2025 तक का इसका टारगेट था पूरा करने का। नेक्स्ट जी। 1480 किलोमीटर का एक्सप्रेस हाईवे जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं ओरिजिनल पिक्चर्स हैं। 8 लेन एक्सप्रेसवे है दादरी से लेकर के जैन पोर्ट मुंबई तक की। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये तकरीबन तकरीबन 250 मीटर चौड़ा रोड बन रहा है। और काफी हद तक ये लगभग 80% इसका काम तैयार भी हो चुका है। टू बी कंप्लीटेड बाई अक्टूबर 2025। 1136 किलोमीटर इसमें से रेडी है। अक्टूबर 2025 तक का इसका कंप्लीट होने का टाइम था, बट बिकॉज इसी दौरान कोविड ने 2 साल हमारे खराब कर दिए हैं, जिस वजह से थोड़ा सा डिले चल रहा है। और उम्मीद ये है कि शायद इस साल ये पूरा ही कवर हो जाएगा। अभी ऑपरेशनल कहाँ से कहाँ तक है? सोहना दो से दौसा तक, सवाई माधोपुर तक 293 किलोमीटर लंबा। उसके बाद झलावर, रतलाम, एमपी, गुजरात बॉर्डर तक 245 किलोमीटर। और वडोदरा से भरूच का 87 किलोमीटर। ऑलमोस्ट उम्मीद ये की जाती है कि शायद ये 26 के एंड में, 27 के फर्स्ट हाफ में ये पूरी तरीके से पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा। और अगर आप इसको यूज करेंगे तो आप सुबह से शाम तक की टाइम में अपनी दिल्ली से मुंबई तक या मुंबई से दिल्ली तक की दूरी कवर कर सकते हैं। इसी के अंदर 4 लेन का एक ग्रीन कॉरिडोर भी बनेगा जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए होगा वो। हर 40 किलोमीटर पर रेस्टोरेंट, होटल्स, रेस्टोरेंट, फ्यूल पंप, सीएनजी पंप वगैरह की फैसिलिटीज रहेंगी। और ट्रॉमा सेंटर्स विद हेलीपैड एट एवरी 100 किलोमीटर्स। तो ये इस पे चीजें होने वाली हैं। और आप जो इसकी पिक्चर देख रहे हैं इसकी ओरिजिनल पिक्चर है। नेक्स्ट। इसके अलावा हम बात करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम अहमदाबाद से, जब मैंने अपना पहला विजिट किया 2022 में, तो अहमदाबाद से जब हम चले धुलेरा के लिए तो इसने तकरीबन 2.5 से 3 घंटा कवर कर दिया। 3 घंटे में लगभग हम जाके पहुंचते थे। तो उस समय 2022 में बोला जाता था कि यहाँ पर एक एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, जैसे हम दिल्ली वाले लोगों की अगर मैं बात करूं, दिल्ली से मेरठ वाला बना हुआ है उस टाइप से। तो 109 किलोमीटर था जिसको 2.5 घंटा लगता था, उसको कम करने के लिए इस पे काम किया गया। और एक्सप्रेस वे डिक्लेयर हुआ 2022 में। जब हम गए थे तो उस समय सुना था कि यहाँ पर ये बनना है, डिमार्केशन वगैरह इसकी स्टार्ट हो गई थी। और पता लगा कि ये दिसंबर 2025 तक कंप्लीट होना है। और मैं बड़ा सरप्राइज हुआ क्योंकि गवर्नमेंट की चीजों को जिस टाइम पे बोल देते हैं उससे 4-6 महीना तो लेट हो ही जाता है, बट ये एक दिन भी लेट नहीं हुआ। दिसंबर में ये पब्लिक के लिए ओपन हो गया। और जहां पहले हमें 2.5 से 3 घंटा लगता था, अब हम 1.5 घंटे में अहमदाबाद से धोलेरा तक पहुंच जाते हैं इस रोड के थ्रू। बड़ा शानदार रोड है। आप में से बहुत सारे लोगों ने विजिट भी किया होगा। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप नोएडा में तो नहीं घूम रहे हैं कहीं। 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे एक्सपेंडेबल है 8 लेन तक। आप जब इस पे जाएंगे या गए होंगे तो देखा होगा, इसमें बीच में भी बहुत जगह है और साइडों में भी बहुत जगह है। जब इसकी जरूरत पड़ेगी
तो इसको आगे कर दिया जाएगा। टू बी ऑपरेशनल इन 2025 एंड फाइनेंशियल ईयर। बट ये थोड़ी सी स्लाइड पुरानी है तो इसमें टू बी लिखा हुआ है, बट ये दिसंबर 2025 में पब्लिक के लिए ओपन हो चुका है, और उसके बाद से हमें बिल्कुल 1.5 घंटे से ऊपर नहीं लगता है। अहमदाबाद टू धोलेरा डिस्टेंस रिड्यूस्ड टू 71 किलोमीटर, मेकिंग इट एट 45 मिनट्स जर्नी। जब आप इस पे चढ़ते हैं तो आपको 45 मिनट से ज्यादा नहीं लगते हैं धोलेरा तक पहुंचने में। इन धोलेरा SIR मल्टीपर्पज कॉरिडोर्स, बाईसाइकिल ट्रैक्स, सर्विस रोड्स एटसेट्रा, इसमें सारे फीचर्स हैं। कांस्टेंट मॉनिटरिंग है CCTV कैमराज के साथ में, और बड़ी जबरदस्त मैनेजमेंट सिस्टम इस पे बनाया गया है जी। नेक्स्ट, इसकी भी एक्चुअल पिक्चर थी। अभी हमने बात करी कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी वहां में बड़ी अच्छी मिल चुकी है, जिसको DMIC तक भी आप लेके जा सकते हैं इसके थ्रू, और लोकल अहमदाबाद टू धोलेरा तक की भी हमने रोड कनेक्टिविटी हमें आज की डेट में वहां पे मिल गई है। सेकंड बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, रेलवे। अब मैं यहाँ बात करूंगा इंडियन रेलवे की, तो इंडियन रेलवे सेकंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है ऑल ओवर वर्ल्ड, और इंडिया की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर भी है। बट क्या ये कभी घाटे में रहा है या कभी फायदे में रहा है, मुझे नहीं पता, क्या पता है सब लोगों को, बट ये मैक्सिमम टाइम घाटे में ही रहा है। एक बार ये बढ़ा था, फायदे में आया था जब लालू जी रेल मंत्री बने थे। उसके पीछे दो बड़े अच्छे कारण थे। एक तो ये था कि जो कबाड़ था वो सब सेल कर दिया गया था। दूसरी बड़ी अच्छी चीज की गई थी उस समय पे, जो 2 बर्थ होती थी सोने के टाइम पे, उसको 3 बर्थ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो पहले नहीं होता था, वो लालू जी की देन है। तो उस समय ये प्रॉफिट में आया था पहली बार। अब इसका कारण क्या है? कारण इसका सीधा सा कारण है कि हम देखते होंगे, आप भी नोट करेंगे इस चीज को, कि इंडिया के अंदर सोशल यूज ज्यादा होता है। रेलवे स्टेशन पर आप जाएंगे तो देखेंगे कि आप जब अपनी ट्रेन पकड़ रहे होंगे, साइड में एक मालगाड़ी चुप से खड़ी होगी बेचारी, 4 घंटे सुबह खड़ी रहती है, 4 घंटे शाम को, सारी पैसेंजर ट्रेन निकल जाती है तो उस कॉरिडोर की। तो ये 93% ऑपरेशनल हो चुका है दिल्ली से लेकर पालनपुर तक का। तो सेकंड चीज ये है जो जरूरी होती है रेलवे की, तो वो भी कनेक्टिविटी। हम इसकी बात करते हैं तो नियर बाई रेलवे स्टेशन है भीमनाथ, और उससे आगे तकरीबन 20 किलोमीटर का है जो धोलेरा को कनेक्ट करेगा, तो उस पर भी काम चल रहा है। नेक्स्ट जी, तीसरी हम बात करते हैं एयरपोर्ट की। दोस्तों, एयरपोर्ट ऐसी चीज है कि अगर जिस 1 सेकंड 1 मिनट का टाइम मेरे को और दीजिएगा, लाइट आ गई है तो मैं वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ। एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं तो एयरपोर्ट, आवाज आ रही है सर अभी? यस सर, वॉइस आ कंप्लीट। रही है आपकी। जी जी जी, ठीक है जी, ठीक है। तो एयरपोर्ट की बात करते हैं तो जितना भी उस क्षेत्र की दिशा और दशा दोनों बदल देता है। तो उस लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो एयरपोर्ट की। नेक्स्ट सर। अब एयरपोर्ट जो है ऐसे लिया जाता है, एयरपोर्ट का कुछ कंट्रीब्यूशन देखा जाता है कि किस राज्य को देना है, कहां पर देना है। सबसे पहले तो ये होता है कि वो करंट में 100 किलोमीटर दूर होना चाहिए करंटली अवेलेबल एयरपोर्ट से। उसके बाद कंट्रीब्यूशन काउंट किया जाता है, तो जिस जहां ये धोलेरा को अगर मिला है तो हम उसका कंट्रीब्यूशन देखते हैं। तो इंडिया की GDP में 8.6% का कंट्रीब्यूशन गुजरात का है। सेकंड बात करते हैं, 40% ऑफ इंडिया पोर्ट कार्गो हैंडलिंग ऑलरेडी गुजरात में। 30.7% प्लस, प्लस 30.7 मतलब 30% से भी ज्यादा इंडिया की टोटल एक्सपोर्ट्स की अगर बात करते हैं तो गुजरात में। 20.9% शेयर इन इंडिया फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये भी गुजरात पे है। तो जब इतनी सारी चीज गुजरात पे हैं, तो किसको मिलना चाहिए था? गुजरात को मिला एयरपोर्ट। और धोलेरा के लिए इसको
सर्टिफाई किया गया कि हाँ ठीक है, धोलेरा में बनाते हैं। तो मेरा मतलब कहने का यही है कि अगर हम गुड़गांव की बात करते हैं तो आज गुड़गांव जाना जाता है सिर्फ इसके एयरपोर्ट की वजह से। एयरपोर्ट आया, उसके बाद गुड़गांव आज की डेट में गुरुग्राम बन गया है। तो धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है, अगर हम कार्गो कैटेगरी में देखते हैं तो ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। इंडिया में अगर हम इसको वैसे देखते हैं पैसेंजर कैटेगरी में, तो सेकंड नंबर पे आता है, पैसेंजर प्लस कार्गो। जी नेक्स्ट। नेक्स्ट। जी, धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लार्जेस्ट कार्गो एंड पैसेंजर एयरपोर्ट, पैसेंजर टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल, 1426 हेक्टेयर भूमि में नवागांव में ये बन रहा है। और आप में से काफी लोगों ने विजिट किया होगा, जब 2022 में मैं वहां पे गया इन्वेस्टमेंट करने, तो वहां पर एयरपोर्ट के नाम पे सिर्फ एक बोर्ड लगा हुआ था। और उस बोर्ड को ही देख के हम आ गए थे कि अगर बोर्ड लगा हुआ है सरकार का तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। लेकिन इट्स ऑल्सो वेरी सरप्राइजिंग कि पिछली 2-3 सालों में जितनी तेजी से यहाँ पे काम चला है, मतलब 2022 के बाद काम शुरू हुआ इसमें, और 2026 अभी चल रहा है, और ऑलमोस्ट इसके 2 रनवे तैयार हैं। तो इतनी तेजी से इस पे काम चल रहा है, इस साल के एंड तक या 27 में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। और इस ऑपरेशनल करने के पीछे फाउंडेशन भी है, क्योंकि जितना भी काम अभी तक जो टाइम वहां पे गवर्नमेंट ने दिया है वो उस टाइम पे होता चला आ रहा है। जी नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड सर। जी, अब जब वहां पे अभी बात मैंने की इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर प्लग एंड प्ले वाली स्थिति में आ चुका है। ट्रांसपोर्टेशन की बात कर ली हमने, रोड की, रेलवे की, एयरपोर्ट की। तो वो 26-27 तक सारे के सारे अपने पास में अवेलेबल रहेंगे। रोड ट्रांसपोर्टेशन तैयार है, रेलवे का भी काफी नियर बाई तक आ चुके हैं हम। एयरपोर्ट कब देखो टेस्टिंग शायद अगले 6 महीने में हो जाए। अब जब ये चीजें हुई तो दो चीजें और बच जाती हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी और पानी की। इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इसमें 4400 मेगावाट का एक, सर वो वाली स्लाइड लगा देंगे जरा, सोलर पार्क वाली। जी अच्छा, एक आगे बढ़ गए थे क्या हम? हाँ मुझे लगा, मैंने कहा काफी आगे आ गई, सी कनेक्टिविटी की बात ही नहीं हुई। चलिए आप सी कनेक्टिविटी पे ही ले आओ पहले। मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, आप ही दिख रहे हैं। जी, अब मेरे ख्याल से स्लाइड आगे बढ़ गई थी, फिर आगे बढ़ रही है, थोड़ा सर पीछे करो, स्पीड आ नहीं रही है। सी कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो वहां से भावनगर की तरफ होते हुए जो तकरीबन 200 किलोमीटर दूरी पे एक जो बहुत बड़ा ऑलरेडी बना हुआ है, उसको और ज्यादा किया जा रहा है। कौन सा पोर्ट है ये? तो उससे इसकी कनेक्टिविटी दी जाएगी। जी नेक्स्ट। तो ये चारों चीज की कनेक्टिविटी धोलेरा से कनेक्ट हो सकती थी, इसीलिए धोलेरा को चूज किया गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट सर। जी, अब गुजरात का तो हो गया, गुजरात के बाद धोलेरा की अगर हम बात करते हैं तो इसका थोड़ा सा एक रिकॉग्निशन मैं आपको बताऊंगा। इंडिया फर्स्ट प्लेटिनम रेटेड ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। प्लेटिनम रैंक या प्लेटिनम रैंकिंग मिल गई है बसने से भी पहले, ड्यू टू इट्स डिजाइन। जी नेक्स्ट। कनेक्टिविटी की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं अहमदाबाद से, तो अहमदाबाद से तकरीबन 100 किलोमीटर पड़ता है। वडोदरा से बात करते हैं तो 130 किलोमीटर। भावनगर से बात करते हैं तो 65 किलोमीटर। और अगर हम राजकोट से बात करते हैं तो ये 70 किलोमीटर इसकी कनेक्टिविटी है, कितना दूरी ये पड़ता है। जी नेक्स्ट। जी, ये आप देख रहे हैं, इसमें अभी हमने बात करी थी जब इसको धोलेरा को डिक्लेयर किया गया। जब धोलेरा को डिक्लेयर किया गया तो इसमें 22 गांव एक और 11 गांव एक, टोटल 33 गांव को मर्ज किया गया और नाम दिया गया धोलेरा स्मार्ट सिटी, जैसे लिखा भी हुआ है, ए न्यू एरा ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, जिसको जीरो से इसको बनाना था।
अब इसमें आप देख रहे हैं कि कलरफुल एरिया है, एक थोड़ा सा ब्राउन कलर का है। तो जो कलरफुल एरिया है इसमें SIR एक्ट एनेबल्ड है। कौन सा एक्ट है? SIR एक्ट एनेबल्ड है। और अगर हम इसकी टोटल एरिया की बात करते हैं तो ये बैठता है तकरीबन 920 स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों 920 स्क्वायर किलोमीटर कितना होता है? लगभग पूरी दिल्ली के जितना। इतना बड़ा ये बन रहा है। अब ये जो सब चीजें हुई तो 2015 आ गया, डिजाइनिंग होते 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 सब चीजें। तो 2015 में धोलेरा को तालुका डिक्लेयर किया गया। 33 गांव, जो 55 गांव का पैच मैंने आपको बताया था ये पूरा, उसमें से 33 गांव आ गए धोलेरा में। तालुका बना दिया गया और उस पर काम स्टार्ट हो गया। SIR एक्ट एनेबल्ड जो एरिया है कलरफुल देख रहे हैं 22 गांव में। 33 गांव टोटल हुए जिसमें से 22 गांव आते हैं SIR एनेबल्ड लॉ के अंतर्गत। जी आगे चलें। जी धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट प्लान। टोटल डेवलपमेंट एरिया 570 स्क्वायर किलोमीटर है। उस 920 स्क्वायर किलोमीटर में से TP1 से लेकर के TP6 टाउनशिप प्लानिंग में आता है। मतलब टाउन प्लान 1 से लेकर के टाउन प्लानिंग 6 तक का एरिया है। एरिया जो इसमें कवर्ड होता है वो होता है 422 स्क्वायर किलोमीटर। यानी कंस्ट्रक्शन वाला जो एरिया है वो इसमें बताया है। बाकी जो एरिया बचता है उसमें ग्रीनरी, सोलर पार्क वगैरह वो सब चीजें होती हैं। अभी हम चल रहे हैं इसके फर्स्ट फेज में, जो 2026 तक कंप्लीट होना है। TP1 और TP2 का ये पहला फेज चल रहा है। टोटल कवर एरिया कितना किया जाएगा इसमें? 153 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से आप देख रहे हैं एक एक्टिवेशन एरिया तकरीबन 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का है जो ऑलरेडी रेडी हो चुका है। जितनी इंडस्ट्रीज आ रही हैं वो वहीं पे आ रही हैं इस टाइम पे। दूसरा फेज है जो 26 के बाद 2032 तक कंप्लीट होना है, उसमें TP3 और TP4 आता है 127 स्क्वायर किलोमीटर। तीसरा फेज 2042 तक TP5 और TP6 लेकर आता है 142 स्क्वायर किलोमीटर। तो कोई भी शहर दोस्तों ऐसे नहीं बनता है। दिल्ली को दिल्ली बनने में 100 साल लगे हैं, या और 30 साल का एक गवर्नमेंट ने अपनी प्लानिंग लेके चले थे 2028 से लेके, सॉरी 2008 से लेकर के 2042 तक का। तो ये पूरी प्लानिंग इसमें आती है। जो इसमें आप एक्टिवेशन एरिया देख रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एक 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एक सैंपल एरिया तैयार कर दिया। जैसे हम किसी बिल्डर का फ्लैट देखने जाते हैं तो एक सैंपल फ्लैट घुमाता है कि भाई इस तरीके का सब कुछ बनेगा। तो ऑलरेडी ये 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एक्टिवेशन जोन तैयार कर चुकी है गवर्नमेंट, और इसमें प्लग एंड प्ले की स्थिति में आ चुके हैं। नेक्स्ट सर। व्हाट इज SIR? आज की डेट में ChatGPT गूगल सबके पास है, फिर भी मैं थोड़ा सा इसके बारे में अभी बता देता हूँ। द स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन SIR एक्ट 2009 में इंडिया के अंदर इसको स्टेट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट के लिए तैयार किया, पास कराया गया। इट हैज कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 6 जनवरी 2009। अमेंडमेंट, इसमें अमेंडमेंट किया गया कुछ नवंबर 2016 में, क्योंकि कोई भी कानून बनता है तो उसको अमेंडमेंट की अगर जरूरत पड़ती है तो उसको बाद में कर दिया जाता है। अब SIR एक्ट दोस्तों जरूरत क्यों पड़ी इसकी? जब 2008-9 में धोलेरा को डिक्लेयर किया गया तो 2011 में आपको ध्यान होगा कि टाटा की नैनो का जो प्लांट था वो ऑलरेडी वेस्ट बंगाल में लग चुका था और प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गई थी। तो एकाएक क्या हुआ कि पॉलिटिकल इश्यूज के चलते उसको वहां से शिफ्ट कर दिया गया, मतलब वहां से उसको हटा दिया गया। तो गुजरात गवर्नमेंट ने उसको अपने यहाँ पनाह दी, और जो प्लांट पूरा लग चुका था, करोड़ों रुपए खर्च हो चुके थे, अरबों रुपए खर्च हो चुके थे, वो वहां से रातों रात हटना पड़ा। तो ये क्यों हुआ? हमारे यहाँ पॉलिटिक्स ऐसी है कि जब कोई गवर्नमेंट होती है तो अलग लोग चमकते हैं, जब दूसरी गवर्नमेंट आती है तो वो लोग पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, नए चेहरे सामने आ जाते हैं। तो जो ये एक्ट है SIR एक्ट, अगर इसकी हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये इम्प्लीमेंट हुआ था चाइना के शंघाई में। और आज से नहीं, 2005 से 6 से 1 से मुझे ध्यान है, मैंने पहली बार जब शंघाई के बारे में सुना था तो SIR एक्ट नहीं पता था, बट ये पता था कि वहां पे कोई ऐसा एक्ट है कि वहां की गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी गवर्नमेंट जाए, उसको प्लानिंग को टच नहीं कर सकती है, छेड़ नहीं सकती है। तो ये SIR एक्ट इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये धोलेरा और गिफ्ट सिटी में इसको पहली बार इंप्लीमेंट किया गया है। और इसका फायदा क्या है कि हमारा इन्वेस्टर जो है उसके लिए कवच का काम करता है।
वो सुरक्षित है। कल को कोई भी गवर्नमेंट आए इन चीजों को टच नहीं कर सकती है, इस प्लानिंग को बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो ये जो प्रोजेक्ट था इसका डीएमआईसी का, या जो इसको डिक्लेयर किया गया था, ये यूपीए गवर्नमेंट के टाइम की देन है, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते थे। तो इसका थोड़ा सा असर हम इसको देख भी सकते हैं। बाकी इसकी ज्यादा जानकारी आप गूगल पे, चैट जीपीटी पे जाके ले सकते हैं, पूरा आपको बता देगा। जी नेक्स्ट। जी, तो भाई इन्वेस्ट इन धोलेरा ऐसा यार, अभी तक जो मैंने आपको चीजें बताई हैं उसके बारे में कि क्या क्या हम इसकी एस्टिमेटेड ग्रोथ लेके चल सकते हैं। 10 साल 10 गुना। सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल भी अटपटा नहीं है। अगर आप जेवर एयरपोर्ट की स्थिति को देखेंगे, इस मीटिंग में काफी सारे लोग दिल्ली एनसीआर से भी बैठे होंगे। उन्होंने देखा होगा, अगर हम आज बात करते हैं जेवर एयरपोर्ट के आसपास की, तो वहां पे जो प्राइस चल रहे हैं, लाख के आसपास के भी प्राइस चल रहे हैं। 70-80 हजार से, लाख से कम नहीं है। गवर्नमेंट का अगर कोई भी प्रोजेक्ट आता है रेजिडेंशियल का या इंडस्ट्रियल का, तो वहां पे 1 लाख से कम कोई प्राइस नहीं आता है। और डेवलपमेंट की बात करें तो मैं आपको रियली बताऊं, जैसे खेत धोलेरा में दिखते हैं भी, ऐसे ही खेत वहां दिखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ भी बन चुका है और धोलेरा में भी बन रहा है। तो अगर हम देखते हैं कि इसके जेवर एयरपोर्ट के आसपास के जो एरियाज हैं जहां आज लाखों रुपए का रेट है, अगर हम उससे 10 साल पुरानी बात करते हैं तो दोस्तों बिलीव मी, आपको भी पता होगा कि वहां 2-2 3-3 हजार रुपए गज में भी कोई प्लॉट खरीदने वाला नहीं था। एकाएक डिक्लेयर हुआ एयरपोर्ट और वहां पे एकाएक भीड़ लग गई है, और आज की डेट में तो बॉलीवुड भी वहां पे आने जा रहा है। तो बड़ी तेजी से रेट बढ़ रहे हैं। यानी कि अगर कहीं भी एक एयरपोर्ट आता है तो एयरपोर्ट में ही अपनी इतनी क्षमता होती है कि वो बढ़ा देता है। आप थोड़ा सा एक और इमेजिन करो कि गुड़गांव एयरपोर्ट के आसपास के एरिया में आज अगर आपको 2005 वाले प्राइस मिल जाएं तो कैसा रहेगा। 2005 वाले प्राइस में मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आप सोचेंगे टाइम मशीन होती तो सब चले जाते छोड़ के यहाँ से भी उसी में। अगर आप इसको थोड़ा सा इमेजिन करो कि उस समय के जो प्राइस थे, अगर वो आज आपको मिल जाए तो आप कितना पैसा लगाना पसंद करेंगे। तो ये सवाल अगर आपके दिमाग में आता है, तो आज इंफॉर्मेशन की चीज होती है। अगर इंफॉर्मेशन जो आज हमें यहाँ मिली है या आपको मिल रही है, अगर ये इंफॉर्मेशन मुझे 10 साल पहले जेवर एयरपोर्ट के लिए मिल जाती, तो शायद मैं वहां भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर देता। तो अगर मैं पिछले कुछ समय की बात करता हूँ, 2018 में मैंने पहली बार धोलेरा को देखा था। मैं विजिट भी करने गया था, बट उस समय वहां पे अगर देखूँ तो सिर्फ जो चीजें बताई वो सिर्फ कागजों पे नजर आती थी, वहां पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और रियल इस्टेट का बंदा मैं था नहीं, तो मैं गया और घूम के ऐसे ही वापस आ गया। इवन जो स्टेट हाईवे से जाते हैं वो भी टूटे फूटे हाईवे होते थे। तो उस समय मैं डिसीजन नहीं ले पाया। और जो लोकेशन है, इन्हीं लोकेशन पे अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो 1000-1500 रुपए गज में प्लॉट वहां पे मिल जाता था। बट मुझे उस समय लगा कि नहीं यार, ये 1000-1500 रुपए भी वेस्ट ही जाने वाले हैं। तो 2018 की बात करूं तो उस समय प्राइस था 1000-1500 रुपए का। 2022 में मैं जब गया तो जो चीजें मैंने कागजों पे देखी थी, वो चीजें वहां पे एक अंकुरित होती हुई दिखाई दी, थोड़ा थोड़ा फूटने लगी कि हाँ डिमार्केशन चल रहा है, एयरपोर्ट का बोर्ड लगा हुआ है, थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट हो गया है। जब वो चीजें हुई तो मैंने डिसीजन लिया कि मैंने कहा ठीक है चलो इसको लेते हैं एक प्लॉट। तो बट जब प्लॉट का रेट देखा तो बिलीव मी कि जो प्लॉट मुझे 1000-1500 रुपए गज मिलने वाले थे, वही प्लॉट मुझे उस समय ऑफर हुआ मेरी की तरफ से 4500 रुपए गज, सॉरी 4250 रुपए गज। तो उस समय लगा कि नहीं यार, 4 गुना तो हो ही गए हैं पिछले 4 सालों में, इसमें करते हैं कुछ। तो उस समय मैंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट मैंने की थी। आज की डेट में उन्हीं लोकेशंस पे प्राइस है लगभग 10,000 रुपए का, 8 से लेके 12-13 हजार तक का। तो अगर मैं पिछले 6 साल की ग्रोथ देखता हूँ तो तकरीबन 6-7 गुना प्राइस वहां पे हुए हैं। और कब हुए हैं? जब तक कुछ नहीं था। अब रोज अगर आप हर महीने विजिट करें या हर 2-3 महीने विजिट करें, तो आपको बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं। इवन मैं भी जब कभी 2-3 महीने में जाता हूँ तो बिल्कुल ही बदला हुआ सा लगता है कि यहाँ ये भी बन गया, ये भी हो गया। तो वो चीजें कहती हैं कि आने वाले टाइम में रेट इसका बहुत ज्यादा जाएगा। जी नेक्स्ट। धोलेरा सी पोर्ट की हमने बात की थी आपने। ड्यू टू कोस्टल बाउंड्री, प्रपोज्ड पोर्ट विल बी द की एलिमेंट इन हैंडलिंग लार्ज कार्गो। एयरपोर्ट के साथ साथ अगर किसी एरिया को किसी बड़े सी पोर्ट से भी कनेक्ट करते हैं, तो वो अपने आप में उसके लिए बड़ा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा वर्क करता है। तो पिपावा भावनगर इज द क्लोजेस्ट पोर्ट
टू DSIR, तो उसकी कनेक्टिविटी को भी इस बड़े अच्छे तरीके से गवर्नमेंट वहां पे आगे बढ़ा रही है। जी नेक्स्ट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई है, सारी हो गई है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में एक चीज और आती है, बिजली। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो आपने जो मैप देखा था, मैप में आपने बहुत सारा एरिया, तकरीबन 1/4 एरिया आपने देखा होगा जिसमें स्काई ब्लू, सर थोड़ा दिखाएंगे जरा मैप। तो जितना आप इसमें स्काई ब्लू पोर्शन देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा रिजर्व है सोलर पार्क के लिए। जो आप इसमें एक ब्लू कलर का थोड़ा सा देख रहे हैं, ये टाटा का है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो 4400 मेगावाट का सोलर पार्क गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया। अब दोस्तों 4400 मेगावाट बिजली कितनी होती है? जितनी एक पूरे राज्य के लिए बहुत है। अगर हम किसी भी राज्य की बात करते हैं तो इतनी बिजली सफिशिएंट होती है, और यहाँ स्टार्टिंग में ही ये चीज गवर्नमेंट लेके चल रही है। अब इसमें जो आप ने देखा नीले वाला जो एक पोर्शन दिख रहा था, 1000 मेगावाट का कॉन्ट्रैक्ट इसमें मिला हुआ है टाटा को, जिसमें से टाटा ने 300 मेगावाट स्टार्ट भी कर दिया है, सप्लाई भी स्टार्ट कर दी है। तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आने वाले 100 साल के हिसाब से इन्होंने वहां पे उसको तैयार कर रहे हैं। 4400 मेगावाट बिजली है, शायद इनको अलग कहीं से बिजली लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी भी तैयार है। नेक्स्ट सर। हाँ, इससे पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी के बाद में पानी की और बात करूंगा, वो शायद स्लाइड में नहीं है। अगर हम पानी की बात करते हैं तो पानी की दो चीजें होती हैं किसी भी एक अच्छे डेवलप्ड सिटी की, अगर हम बात करते हैं। एक तो पीने का पानी, और एक बरसात का पानी या ड्रेनेज का पानी। तो अगर हम धोलेरा की बात करते हैं तो पीने के पानी का स्रोत अभी तक सिर्फ हमारे पास नर्मदा ही है। और सेकंड, इसके अंदर धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर गवर्नमेंट 6 रिवर्स बना रही है, आर्टिफिशियल रिवर, जिसको कनाल भी कह सकते हैं। वो क्या करती हैं, जुलाई से लेकर के अगर अक्टूबर तक जितनी बारिश होती है, पूरी कैलकुलेशन के डाटा के साथ गवर्नमेंट ने इसको निकाला है। अगर उसको देखते हैं तो लगभग इतनी बारिश, इतना पानी हो जाता है कि अपने आप में वो काफी पानी है पूरी शहर के लिए, पूरे साल के लिए। अब जब नर्मदा है और आर्टिफिशियल लेक्स हैं, तो जो एक्सेस पानी है उसके लिए एक लेक, एक आर्टिफिशियल रिवर जो बन रही है, वो खंबात की खाड़ी से भी कनेक्ट है। होगा क्या, बारिश का पानी कनाल में जाएगा, कनाल से जाएगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से उसको फिल्ट्रेशन करके आगे सप्लाई होगा। अगर हम उसकी बात करते हैं तो हर 1.25 किलोमीटर में लगभग एक टंकी वहां पे प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। तो पानी का भी ऑलरेडी वहां पे तैयार हो चुका है। जब ये सब चीज हो जाती है तो इसको गवर्नमेंट ने नाम दिया प्लग एंड प्ले, कि आप आइए हमारे यहाँ पे और अपनी इंडस्ट्रीज लेके आइए। जब ये सब चीजें हुई तो वहां पे गवर्नमेंट के साथ अगर बात करते हैं तो MOU करने स्टार्ट किए। गौर सर आगे लेना, इस स्लाइड को हम बाद में लेंगे लास्ट में। जी। अभी हम बात करने वाले हैं, जब ये चीजें हुई तो वहां पर क्या क्या इंडस्ट्रीज कौन सी आ रही हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, उनमें से कुछ इंडस्ट्रीज के मैं नाम लूंगा। आज की डेट में हम दोस्तों सुनते आ रहे हैं बहुत ज्यादा कि भारत सेमीकंडक्टर की चिप बनाने में कामयाबी ले रहा है। तो गवर्नमेंट ने तकरीबन अभी पिछले एक साल में, गवर्नमेंट ने लगभग 10 फैक्ट्री डिक्लेयर की हैं ऑल ओवर इंडिया। जिसमें से अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री और दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट फैक्ट्री जो आ रही है, वो आ रही है धोलेरा के अंदर। कौन लेके आ रहा है? टाटा और PSMC। ये दोनों मिल करके 91,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं धोलेरा के अंदर। अगर आप में से कुछ लोगों ने विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा कि वहां पे ऑलरेडी बड़ी तेजी से काम भी चल रहा है। 2027 से इंडिया यहाँ से एक्सपोर्ट भी करने वाली है। तो टाटा की जब इंडस्ट्री इस तरीके की आती है तो अल्टीमेट गोल क्या है गवर्नमेंट का, कि वहां पे जॉब्स क्रिएट हो। अब एक इस फैक्ट्री से ही तकरीबन 20,000 डायरेक्ट जॉब क्रिएट हो रही हैं। और जब टाटा जैसा बड़ा कंसर्न लेके, कंपनी लेके आती है, तो उसके साथ में कुछ और भी अगर इसकी चिप वाली फैक्ट्री की बात करते हैं तो लगभग 20 कंपनियों से इन्होंने अलग से MOU किया है, जिनमें किसी का वेयर हाउस, किसी की मैन्युफैक्चरिंग वहां पे आने वाली है। जी। तो ये बहुत सबसे बड़ी फैक्ट्री आ रही है इंडिया की, जो धोलेरा के अंदर आ रही है। जी नेक्स्ट। टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट की ये करंट पिक्चर्स हैं जो आप देख रहे हैं।
और ऑपरेशनल होना है 2027 के अंदर। वेदांता एक बड़ा अच्छा नाम है। वेदांता भी अपना चिप का प्लांट लेके आने वाला है धोलेरा के अंदर। जी नेक्स्ट। ग्रू ग्रू एनर्जी सील्स रुपीज 3800 crores डील फॉर 2.8 गीगावाट सोलर फैसिलिटी इन धोलेरा विद गुजरात गवर्नमेंट। ग्रू एक, अगर आप दिल्ली से जयपुर वाले रोड पे जाएंगे तो आपको वहां पे ग्रुप दिखाई देगा। बहुत बड़ा ग्रुप है, 3800 करोड़ की इन्होंने डील एमओयू की है गवर्नमेंट के साथ में अपने प्लांट के लिए। जी नेक्स्ट। इंडस्ट्रीज इन धोलेरा, टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस। दोस्तों अगर हम बात करते हैं एयर इंडस्ट्री की, तो जितने भी विमान हैं अगर उनमें कुछ भी काम होना होता है तो वो एशिया के बाहर ही जाते हैं सारे के सारे। तो एमआरओ सिस्टम बेसिकली पूरे एशिया में नहीं था, तो वो एमआरओ सिस्टम इंडिया में आ रहा है। और इंडिया में एमआरओ का मतलब हो गया मेंटेनेंस, रिसर्च और ऑपरेशंस, बट यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी आ रही है। टाटा ग्रुप इज एंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द C-295 डिफेंस एयरक्राफ्ट इन वडोदरा। वडोदरा में असेंबलिंग होनी स्टार्ट हो गई है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी धोलेरा एयरपोर्ट के आसपास के एरिया में। तो पूरा एमआरओ सिस्टम भी इंडिया के अंदर आ रहा है। इंडिया के अंदर भी कहाँ आ रहा है? धोलेरा के अंदर। वहां से भी जॉब्स बहुत सारी क्रिएट होंगी। जी नेक्स्ट। ये टाटा सोलर पार्क की हम बात करते हैं, जिसका अभी मैंने बताया आपको। तकरीबन 300 मेगावाट का प्रोजेक्ट इनका ऑलरेडी वर्किंग में आ चुका है। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट सिंगल एक्सिस सोलर ट्रैकर सिस्टम। द प्रोजेक्ट जनरेट्स 774 MUs एनुअली। अगर हम बात करते हैं 4400 मेगावाट की, तो अभी तक जिस समय डिक्लेयर किया गया तब तक का ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। अब हालांकि और भी डिक्लेयर हो चुके हैं, तो इसमें से 300 मेगावाट ऑलरेडी चालू है जो वहां पे इलेक्ट्रिक सप्लाई इसकी की जा रही है। टोरेंट डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है। जी नेक्स्ट। रिन्यू इंडस्ट्री। ये आप जो फोटो देख रहे हैं एक्चुअल फोटो है। पहली फैक्ट्री जिसके बारे में हमने सुना 2023 में कि यहाँ पे एक फैक्ट्री का काम चल रहा है जो सोलर प्लेट बनाएगी। रिन्यू पावर्स टाटा का एक वेंचर है जिसका हेड ऑफिस गुड़गांव में है। 100 एकड़ लैंड में इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। इनिशियल कैपेसिटी 2 GW गीगावाट, ऑपरेशनल नाउ। 2023 में दोस्तों सुना तो टारगेट था कि 2025 तक ये प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, बट वेरी सरप्राइजिंग, फरवरी 2024 में इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। तो मेरी आंखों के सामने जो सीन बना ये बिल्कुल सूरजपुर जैसा बना। मेरी फर्स्ट जॉब थी सूरजपुर DCM टोयोटा के अंदर, तो मुझे ऐसा लगता था कि आज वो सीन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। जब आप विजिट करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ट्रक और बसें दिखाई देंगी। पहली फैक्ट्री जो ऑपरेशनल हुई है धोलेरा के अंदर, तो पहला जो भी काम होता है उसका नाम इतिहास में लिखा जाता है। तो रिन्यू ऐसी फैक्ट्री बन चुकी है जिसमें तकरीबन 4000 से ऊपर लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जी नेक्स्ट। अभी इसका सेकंड फेज भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। इंडस्ट्रीज इन धोलेरा आ ही रही हैं, बट अगर कहीं भी इस तरीके की चीज आती है और वहाँ 5 स्टार होटल्स ना आए तो मजा नहीं आता है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं बिल्कुल एयरपोर्ट के पास में AJU ग्रुप है, जापानीज ग्रुप है जो अपनी होटल्स की चेन लेके आ रहा है। इसने वहां पे बहुत सारी लैंड एक्वायर करी है, एकड़्स में एक्वायर करी है, मेरे ख्याल से 100 एकड़ से ऊपर एक्वायर की है, और अपनी ये 5 स्टार होटल्स की चेन लेके आ रहा है। इट्स लाइक के जैसे हम एयरपोर्ट जाते हैं तो एरो सिटी पे जो नज़ारा देखने को मिलता है, आने वाले टाइम में आप ये देख देख पाएंगे। और अगर आप आज विजिट करते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको कंस्ट्रक्शन होती हुई दिखाई देगी। तो इस 5 स्टार होटल्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। जी नेक्स्ट। कुछ नाम हैं, अगर मैं इनका नाम लेता हूं तो ये बहुत थोड़े से नाम हैं, बट ये नाम आपको वहां पे दिखाई दे रहे हैं। टाटा एडवांस सिस्टम, ग्रू, टाटा पावर्स, बोइंग, टाटा केमिकल्स, टोरेंट, HP, पॉलीकैब। पॉलीकैब बड़ा अपना वहाँ प्लांट लगाने वाला है। तो दोस्तों ये कुछ नाम ऐसे हैं जो मैंने ले दिए। अगर मैं सारी कंपनियों का नाम लेना शुरू करूं तो शायद 24 घंटे भी कम पड़ेंगे, इतनी सारी कंपनी वहां पे आज। ये वो नाम है जो हम जानते हैं। और जब भी आप कभी विजिट करेंगे आपको बहुत सारी जगह कंस्ट्रक्शन ऐसी होती हुई दिखाई देगी जिनको हम जानते ही नहीं है। धीरे धीरे हमें पता लगता है तो हम उसको अपनी मीटिंग में शामिल कर लेते हैं। जी नेक्स्ट। जी लाइफ इन धोलेरा किस तरीके की होने वाली है। जी नेक्स्ट।
अभी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली है, अभी हम बात करते हैं एबीसीडी बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेशन कम बिजनेस सेंटर ऑफ धोलेरा। पूरे धोलेरा को जो टेक केयर किया जाएगा वो इसी बिल्डिंग से किया जाएगा, जिसको बोलते हैं एबीसीडी बिल्डिंग। एबीसीडी का मतलब नाम ही इसका एबीसीडी है, लेकिन यहाँ पे सारे काम होंगे। सिंगल विंडो सिस्टम रहेगा जो कंप्लीट हो चुकी है। डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफिस रहेगा, सेंट्रल एडमिन ऑफिस ऑफ धोलेरा, ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, सिंगल विंडो क्लियरेंस। यहाँ पे अगर कोई भी इंडस्ट्री आती है, आप कोई भी प्रोजेक्ट लाते हैं, तो उसके लिए आपको अलग अलग जाना नहीं है, सिंगल विंडो सिस्टम में आप लगाएंगे अपनी एप्लीकेशन और वहां से सारे काम होते चले जाएंगे। जी, लोकेटेड इन नॉलेज एंड आईटी जोन ऑफ TP2। नेक्स्ट, धौलेरा टूरिज्म की बात करते हैं तो ब्लैक बक नेशनल पार्क ऑलरेडी वहां पे बन चुका है। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल। दोस्तों, जैसे आप हड़प्पा संस्कृति सुनते थे, ऐसी लोथल संस्कृति आती है, जो जिस पे आज की डेट में गवर्नमेंट का पूरा फोकस है। और ये बहुत, मेरे ख्याल से सुनने में आ रहा है कि शायद ये इंडिया का सबसे बड़ा टूरिज्म संस्थान बनने वाला है, तो इस पे बड़ी तेजी से काम चल रहा है। जी, नेक्स्ट, मतलब इंडस्ट्रीज भी वहाँ, टूरिज्म भी वहाँ, सारी चीज वहां पे होने वाली है। नेक्स्ट, गुजरात स्पेशल एजुकेशन रीजन, एजुकेशन हब विद फोकस ऑन हायर एजुकेशन एंड रिसर्च फैसिलिटीज। अगर हम आज दोस्तों बात करते हैं, इंडस्ट्रीज की बात हमने कर ली है, लेकिन जब इंडस्ट्रीज आती हैं, गवर्नमेंट का टारगेट है वहां पे 20 लाख जॉब क्रिएट करना अगले 20 सालों में। अगर 20 लाख जॉब क्रिएट होती हैं तो दोस्तों ये डायरेक्ट जॉब है, तो इनडायरेक्ट जॉब भी वहां पे क्रिएट होंगी ही होंगी। अगर 20 लाख डायरेक्ट जॉब आ रही है तो 20 लाख इनडायरेक्ट जॉब भी आती हैं, क्योंकि कुछ के वेंडर आते हैं किसी, और जब ये लोग आते हैं तो दोस्तों जो वहां पे लोग एम्प्लॉयज जा रहे हैं वो सारे के सारे धोलेरा में तो रहते नहीं है, वो इंडिया के अलग अलग पार्ट है वहां से जा रहे हैं। जब वो वहां पे जाएंगे तो उनको रहने के लिए घर भी चाहिए। तो अगर हम देखा जाए तो ये 20 लाख जॉब क्रिएट नहीं हो रही, 20 लाख परिवार ट्रांसफर होने वाले आने वाले 20 सालों में। 20 लाख डायरेक्ट और 20 लाख इनडायरेक्ट, अगर ये 40-50 लाख परिवार आने वाले 20 साल में वहां पर जाते हैं, तो दोस्तों आप देखो, आज की डेट में अगर दिल्ली की जनसंख्या की मैं बात करूं तो तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ पॉपुलेशन है। और अगर इस तरीके से वहां पे डेवलपमेंट हो रही है और 50 लाख लोग अगर वहां पे काम के लिए जा सकते हैं, या 20 लाख भी जा सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वहां पे कितनी डिमांड आने वाली है आने वाले टाइम में। जी, नेक्स्ट, GTC गुजरात ट्रेड सेंटर। हर शहर का दोस्तों एक आइकॉनिक बिल्डिंग होती है, ये आइकॉनिक बिल्डिंग वहां भी बननी है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ में। एयर, रोड, रेल कनेक्टिविटी सारी यहाँ पे दी जाएंगी। अभी इस पे काम शुरू होने वाला है। जी, नेक्स्ट, ये अपने आप में उसका एक आइकॉन रहेगा। मेट्रो, सर, जो एक्सप्रेस हाईवे है, आप अगर उस पर गए हो या जाएं तो उसमें देखना बीच में जगह छोड़ी हुई है, उसके अंदर गवर्नमेंट ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी है वंदे मेट्रो, जिसका पहला फेज होगा अहमदाबाद से गांधीनगर, सेकंड फेज होगा गांधीनगर से धोलेरा गिफ्ट सिटी को होते हुए। ये भी डिक्लेयर हो चुकी है और इस पे भी काम स्टार्ट होने वाला है। जी, नेक्स्ट, एक्टिवेशन एरिया, जो मैंने आपको बताया था, एक 22.5 किलोमीटर का एक एरिया डेवलप कर चुकी है गवर्नमेंट, जहां पे सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं। ये उसकी एक्चुअल फोटो है। जी, नेक्स्ट, ये कुछ चीजें मैं आगे पढ़ने वाला हूँ। यूनिवर्सिटीज, अगर पॉपुलेशन आती है तो यूनिवर्सिटीज भी काम करेंगी, वो यूनिवर्सिटीज भी आ रही हैं। ब्लैक बक सेंचुरी, सिग्नेचर गोल्फ कोर्सेज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्टेडियम्स। 2030 में गेम्स भी होने वाले हैं गुजरात में, तो उसका भी बेनिफिट धोलेरा को मिलने वाला है। एंटरटेनमेंट जोन्स, दोस्तों अगर इंडस्ट्रीज आ रही हैं तो वहां पे स्कूल पे भी काम चल रहा है, वहां पे हॉस्पिटल्स पे भी काम चल रहा है। हर चीज की डेवलपमेंट पे साथ में काम चल रहा है, और सारे चीजें बड़ी तेजी से वहां पे होती चली आ रही हैं। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ये देखा है कि लोगों के बसने से पहले एक्सप्रेस हाईवे, मेट्रो, पानी का, निकासी का, हर चीज का इंतजाम वहां पे पहले से किया जा रहा है। मेरी लाइफ का ये पहला एक्सपीरियंस है। जी, अभी हम बात करते हैं बेंच मार्किंग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर DSIR। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उन्होंने कहाँ से क्या दुनिया की बेस्ट जो चीजें हैं वो उसको वो लेकर के चले हैं।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ब्रुसेल न्यूयॉर्क से इन्होंने लिया है। वाटर वेस्ट सिस्टम की पानी की और वेस्ट वाटर की बात करें तो सिंगापुर, कैलिफोर्निया, हांगकांग, वहाँ की टेक्नोलॉजी वो लेके आए हैं। धोलेरा के बारे में कहना ये है गवर्नमेंट का कि वहाँ का जो पानी आएगा वो पीने योग्य भी होगा, अलग से आपको फिल्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंगापुर की टेक्नोलॉजी है दोस्तों। अगर सिंगापुर की बात करें तो वहाँ पे पानी की बोतल नहीं मिलती। होटल के अंदर आप जाते हो तो उनके टैप पे टैग लगा होता है कि टैप का पानी भी पीने लायक होता है। वही टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ रही है। स्टॉर्म वाटर न्यूयॉर्क से लिया है इन्होंने, उसका पूरी टेक्नोलॉजी। लंदन से इन्होंने अर्बन प्लानिंग वहां से ली है। सब चीजें मतलब दुनिया की बेस्ट बेस्ट चीजों को लेकर के धोलेरा में लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट, ये एक सेक्शनाइज्ड व्यू है वहां की रोड्स का। आप इसमें देख रहे हैं बड़ी बड़ी टनल्स हैं, अलग अलग तरीके से टनल्स बनी हुई हैं। जो रोड बनेंगी डिगिंग फ्री रोड होंगी, आने वाले 100 साल तक रोड को खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आज जा रहे हैं वो इसको अंदर तक नहीं देख सकते हैं। जब 2022 में हम लोगों ने जाके विजिट किया था तो हम इसकी जो मेन टनल्स दिख रही हैं, दो लेफ्ट और दो राइट में, इसको भी हमें अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य मिला दोस्तों। इतनी बड़ी बड़ी टनल्स हैं कि पूरी गाड़ी इनमें समा जाए, गाड़ी इसमें चला लें। जी नेक्स्ट, पूरा अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है इस तरीके का, कभी कोई तोड़ फोड़ नहीं होनी है बाद में। टू एक्सपीरियंस इट प्लान ए विजिट। अगर आप इसका एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो अपना एक प्लान विजिट करें। जिन्होंने आपको बुलाया वो आपको बता देंगे कैसे विजिट प्लान करना होता है। जी नेक्स्ट, ये वाली मेरे ख्याल से हो चुकी है। तो दोस्तों अभी यस हमने सर। डिस्कस किया है कि भाई धोलेरा, और मैं ट्राई करता हूँ अगर मेरा टैब कनेक्ट हो जाता है। सर एक बार ट्राई करना अगर मेरी टैब कनेक्ट हो रही हो तो। यस सर। सर कनेक्ट हो जाएगा। जी स्टार्ट शेयरिंग, ओनली द होस्ट कैन शेयर इन दिस मीटिंग। एक यस बार सर, यस सर, जस्ट परमिट जस्ट अ करो। मिनट सर। यस सर। सर कौन से नेम से आपने इसको ज्वाइन किया है सर? राजेश्वर के नाम से ही होगा। जस्ट अ मिनट। यस सर। सो सर आप अभी शेयर कर सकते हैं। एक सेकेंड, ये आ नहीं रहा है अभी। शेयर स्क्रीन, स्क्रीन स्टार्ट ब्रॉडकास्टिंग, आई थिंक अब शायद आ जाएगा। जी अब आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। हाँ जी। ठीक है, विजिबल है ना दोस्तों? अभी तक हमने यस सर। बात करी कि भाई धोलेरा। अब दूसरी चीज होती है कि रियल एस्टेट में अगर हम कहीं भी जाते हैं तो डर रहता है कि यार मेरे जो पैसे लगा रहा हूँ वो कितना सिक्योर है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। सिस्टम क्या है वहां पर, जितना भी काम होता है। अगर हम धोलेरा के मैप की बात करते हैं, जितना SIR इनेबल्ड एरिया है पूरा गवर्नमेंट टेक केयर कर रही है। और जितने भी बिल्डर्स हैं वो आउटसाइड SIR वर्क कर रहे हैं। तो वहां पे किस तरीके से उनका सिस्टम है काम करने का, हम उस पर बात करते हैं। मेरा पहला एक्सपीरियंस है शेयर करने का, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। कोई भी बिल्डर आता है तो सबसे पहले क्या लेता है वो, एग्रीकल्चर लैंड परचेज करता है। ठीक है जी। अब एग्रीकल्चर लैंड के बारे में वहां पे एक लॉ बना हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ गुजराती किसान के लिए ही अवेलेबल है। मतलब एग्रीकल्चर लैंड की अगर बात करें तो आम पब्लिक के लिए ये नॉट फॉर सेल है। राइटिंग मेरी ऐसी है, थोड़ी एडजस्ट करना होगा आपको। तो अगर नॉट फॉर सेल है तो फिर इस पे काम कैसे होता है? जो एग्रीकल्चर लैंड है एक गुजराती किसान ही ले सकता है, गुजराती किसान ही इसको बेच सकता है। तो बिल्डर कैसे काम करते हैं, किसान के नाम पे ही इसको NA कराया जाता है। मतलब जो खेती की जमीन है उसको NA कराया जाता है किसान के नाम पे ही, और उसके बाद ही वहां पे रजिस्ट्री होती है इसको रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल में कन्वर्ट करके। सीधा सा मतलब है कि एग्रीकल्चर लैंड का लैंड यूज चेंज पहले हो जाता है। अगर ये पहले ही हो जाता है, रजिस्ट्री ही नहीं है एग्रीकल्चर लैंड की,
तो कोई भी बिल्डर हमें और आपको बेवकूफ नहीं बना सकता कि रेजिडेंशियल लैंड बोल करके और वो खेती की जमीन चेप दे। जैसा कि हम देखते हैं इधर दिल्ली एनसीआर में, मथुरा के आसपास, जेवर के आसपास बुलडोजर चल जाते हैं। बुलडोजर चलने के पीछे ये होता है कि रेजिडेंशियल के नाम पे जमीन बेच दी जाती है। जब हम और आप बनाने जाते हैं तो वहां पे बुलडोजर आ जाता है। तो सिस्टम क्या है, किसान के नाम पे एनए कराया जाता है, उसके बाद रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद ही बिल्डर अपने नाम पे इसको करता है। तो ये प्रोसेस हो गया। अब उसके बाद में अगर आपको ये आगे प्लॉटिंग करनी है तो उसके लिए आपको प्लान पास जरूरी होता है। प्लान पास गवर्नमेंट करती है। बिल्डर अपना एक मैप बना करके तैयार करके भेजता है कि मैं यहाँ पे क्या क्या चीजें करने वाला हूँ। तो इसमें भी कुछ बाउंडेशन है गवर्नमेंट की। वहां पर आप सिर्फ गेटेड सोसाइटी में ही प्लॉटिंग कर सकते हैं, ओपन प्लॉटिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा है, अगर गेटेड सोसाइटी में प्लॉटिंग होगी तो किसी का कब्जे वब्जे का कोई डर भी नहीं रहेगा। और वैसे भी कब्जा अगर हमने देखा हो तो किसी भी बिल्डर वाली चीजों में कब्जा नहीं होता। सेकंड चीज क्या है कि इसमें बिल्डर लिख के देता है कि इसमें मिनिमम जो मेन रोड होगी वो 40 फीट की होगी, जो गलियां होंगी मिनिमम 25 फीट की होंगी, जो कितना बड़ा पार्क बना रहे हैं ये सब लिखा होगा। आपको इवन यहाँ पे प्लांटेशन भी लिख के देने पड़ते हैं कि आप कितने पेड़ यहाँ पे लगा रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि अगर आप एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट कर रहे हो तो आप वहाँ की जो हरित क्रांति जिसको बोलते हैं, वहाँ की जो खेती है उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। तो जितने आप प्लॉटिंग करते हैं उसके हिसाब से वहां पे आपको पेड़ भी लगाने होते हैं, तो वो सब रिटर्न में देना होता है। जब आप ये रिटर्न में दे देते हैं और गवर्नमेंट के क्राइटेरिया में फुलफिल उतरता है तो गवर्नमेंट यहाँ पे आपको एक प्लान पास मंजूर कर देती है। और इस प्लान पास के बाद आपको न्यू सर्वे नंबर इशू हो जाता है। नया सर्वे नंबर मिल गया। यही प्रोसेस है दोस्तों पूरे के पूरे धोलेरा के अंदर, चाहे ये रेरा एप्लीकेबल एरिया हो चाहे आउटसाइड रेरा हो, ये पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। और जब ये चीजें हैं तो इसका मतलब कोई भी चीजें वहां पे इलीगल नहीं, एक्टिविटीज नहीं होती हैं। दो वेबसाइट हैं, जिस टाइम आपने अपनी रजिस्ट्री कराई एट द सेम टाइम गुजरात की जो वेबसाइट है garvi.gov.in, आप अपनी रजिस्ट्री उस पर चेक करते हैं, उसी समय आपको दिख जाता है कि बेचने वाला कौन है और खरीदने वाला कौन है। दूसरी चीज दोस्तों एक बताऊं मैं आपको, गुजरात ऐसी सिटी है कि जहाँ पे एक ही प्लॉट की मल्टीपल रजिस्ट्रीज नहीं होती हैं। पूरा सिस्टम ऑनलाइन है। गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चेक किया जाता है, जब भी कभी रजिस्ट्री होती है तो गवर्नमेंट की वेबसाइट के डॉक्यूमेंट्स वहां पे लगते हैं कि कौन बेचने वाला है कौन खरीदने वाला है। अगर वो चेन आपस में मैच करती है तो रजिस्ट्री होती है, अदरवाइज रजिस्ट्री होती ही नहीं है। ये बड़ा शानदार सिस्टम है गुजरात गवर्नमेंट का, जिसको आप इमीडिएट उस पर जैसे ही आपकी रजिस्ट्री हुई आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, इमीडिएट आप उसको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। अब दूसरी एक चीज मैं बड़ी अच्छी दिलचस्प बात करूंगा, जो नए लोग हैं उनके लिए बड़ी नई चीज होगी ये, कि वहां पर प्लॉटिंग किस तरीके से करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं अदर देन धोलेरा लेता हूँ। सपोज दैट मैं यहीं की बात करता हूँ, दिल्ली एनसीआर की, क्योंकि काफी लोग दिल्ली एनसीआर के ही होंगे। सपोज दैट किसी बिल्डर ने 100 बीघा जमीन ली, तो दोस्तों 1 लाख गज जमीन हो गई है। प्लॉटिंग के लिए किसी ने लिया और उसको तैयार किया, साल 2 साल बाद जब उसको प्लॉटिंग करता है तो उसमें कुछ चीजें बनाता है, जैसे रोड बनाएगा, जब बेचेगा रोड भी बनाएगा, पार्क बनाएगा, क्लब हाउस बनाएगा, स्विमिंग पूल बनाएगा और बैंकेट हॉल वगैरह बनाएगा। इन सब चीजों में दोस्तों जो लैंड लगती है वो तकरीबन तकरीबन 40% लैंड इनमें लग जाती है, यानी कि 40,000 स्क्वायर यार्ड आपके कहाँ चलेगा, एग्जाम्पल है, ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों। ये चलेगा आपका इन चीजों में, और ये जाते ही तो मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ कि दोस्तों इसके पैसे बिल्डर किससे लेता है। इसके पैसे बिल्डर लेता है किनसे, हम ही लोगों से लेता है अभी, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है सबके लिए उसमें। तो इसके पैसे बिल्डर हमेशा हम ही से लेता है, उसके बाद ही वो अपने रेट डिसाइड करता है। बट जब वो बेचने जाता है, प्रोजेक्ट जमीन खरीदी, प्रोजेक्ट तैयार किया, जब वो बेचने जाता है तो जब वो दोस्तों प्लॉट बेचता है तो रजिस्ट्री कितने गज की करता है, 60,000 गज की। अब खरीदा उसने 1 लाख स्क्वायर यार्ड, और हमसे पैसे भी उसने 1 लाख स्क्वायर यार्ड के लिए।
और जो आगे रजिस्ट्री करी वो करी 60,000 स्क्वायर यार्ड की। तो ये 40,000 गज जिसके पैसे वो हमसे ही लेता है, ये गवर्नमेंट के खाते में किसके नाम पे रही? ये उसी बिल्डर के नाम पे रही। अगर ये उसके बिल्डर के नाम पे रहेगी तो दोस्तों इसका मिसयूज हो सकता है आने वाले समय में। 4-5 साल बाद एफआईआर बढ़ाता है, जब तक वो डेवलप करता है। पार्क जो 2 बीघे का था उसको आधा 1 बीघा कर दिया, 1.5 बीघा कर दिया, और उनमें अपने टावर ले आए और चीजें ले आए। जैसा इसका एक एग्जांपल दिल्ली एनसीआर में हमने और आपने देखा भी होगा, एक बार टावर गिराए गए थे 2 किसी कंपनी के। तो वो टावर इसलिए गिराए गए थे क्योंकि वो इलीगल तरीके से बनाए हुए थे। जो पार्क की जमीन थी, जो सोशल यूज की जमीन थी, उसको सेटिंग बाजी कर कुरा के वहां पे बना दिया। तो धोलेरा में क्या किया हुआ है दोस्तों, ये जो कॉमन यूज की जो लैंड है, इसको भी आपके प्लॉट के साथ ही मर्ज कर दिया। यानी किस तरीके से रजिस्ट्री करी? आपका प्लॉट अगर 125 गज का है, एग्जाम्पल है ये, पूरा फिक्स मत मानना इसको, तो इसके साथ 75 गज का एरिया हो गया आपका कॉमन यूज का, कॉमन यूज प्लॉट या कॉमन यूज एरिया हो गया। तो जो रजिस्ट्री वहां होती है वो इस तरीके से होती है कि 125 गज का आपका प्लॉट एरिया, 75 गज का कॉमन एरिया, टोटल आपका प्लॉट माना जाएगा 200 स्क्वायर यार्ड का। जैसे कि हम सोसाइटी का फ्लैट लेते हैं, 2,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट होता है, बट जो कारपेट एरिया मिलता है वो मिलता है 1,200-1,300 स्क्वायर फीट। तो यहाँ प्लॉटिंग में भी इसी तरीके से होता है, क्योंकि जो जमीन कॉमन एरिया में खर्च हुई है, अगर इस जमीन की रजिस्ट्री भी प्लॉट्स के साथ ही मर्ज कर दी जाए, तो दोस्तों जब लास्ट का प्लॉट बिकेगा तो बिल्डर के नाम पे 1 इंच भी जमीन नहीं बचेगी। ये पूरी की पूरी जो कॉमन एरिया की लैंड है वो प्लॉट होल्डर्स के नाम हो चुकी होगी। जब ये हो चुका होगा तो क्या दोस्तों वहां पे कोई बिल्डर बदमाशी कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो ये पहली बार हमने धोलेरा में देखा है। और दोस्तों यकीन मानिए, आने वाले 2 से 3 सालों में आपको पूरे इंडिया के अंदर ये चीजें दिखने वाली हैं। इवन सबसे पहले उत्तराखंड में स्टार्ट होने वाली है। तो ये हो गया दोस्तों आपका एक सेफ्टी के हिसाब से, कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बिल्डर से भी और वैसे भी कैसे सेफ रहे। बिल्डर से तो ये सेफ्टी हो गई आपकी। अब दोस्तों बात करते हैं कि कब्जाधारी जो होते हैं उनसे कैसे हो। बिल्डर तो होता ही है। तो दोस्तों लैंड ग्रैबिंग एक्ट, लैंड ग्रैबिंग एक्ट आप सर्च करके देखना। लैंड ग्रैबिंग एक्ट ये कहता है कि कोई भी आपका डिस्प्यूट है तो विद इन 6 मंथ आपको वो खत्म करना है, क्लियर करना है। अगर ये है तो फिर कैसा होगा? सपोज दैट के एक प्लॉट के पीछे 2 लोग लड़ रहे हैं कि ये मेरी जमीन है, मेरी जमीन है। दोस्तों हमने देखा है 15-15, 20-20 साल केस चलते रहते हैं। आखिर में आके जमीन उसी को मिलती है जिसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लेकिन वो जो 10-15-20 साल का जो सफर करता है बंदा, इंग्लिश वाले सफर की बात कर रहा हूं मैं, जो वो सफर करता है उसका क्या? गवर्नमेंट ने तो 20 साल बाद कह दिया कि भाई तेरे कागज नकली हैं, तेरे असली हैं, तेरे को मिल गया, तू जा। लेकिन यहाँ पे क्या है, लैंड ग्रैबिंग एक्ट ये कहता है कि अगर 2 लोगों ने पेपर लगाए हैं तो एक सही है, एक गलत है। तो जो सही है उसको लैंड मिल जाएगी, तो जो गलत है उसको सजा मिल जाएगी। और मिनिमम जो सजा है वो 10 साल की सजा है। तो ये एक्ट वहां पे एप्लीकेबल है, इंडिया के अंदर सिर्फ अभी वहीं पे एप्लीकेबल है। तो ये दोनों चीज जो मैंने आपको बताई है, ये आपको सिक्योर करती हैं, आपकी लैंड को सिक्योर करती हैं, आपके प्लॉट को सिक्योर करती हैं। तो क्यों हम इतनी दूर जाके करें? क्योंकि सब कुछ क्लियर है। जिस टाइम आपकी रजिस्ट्री हो जाती है उस टाइम इसको आप garvi.gov.in पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद जिस टाइम आपकी म्यूटेशन हो जाती है तो NEROR पे आप चेक कर सकते हैं, NIROR.gov.in। इन पे आप दोनों पे अपनी चीजों को चेक कर सकते हैं। अगर मैं अभी की बात करूं तो इसका प्रोसेस जो म्यूटेशन का होता है वो तकरीबन 90 डेज का होता है। बट अभी क्या है, उस पूरे एरिया को भी रूरल से गवर्नमेंट अर्बन में कन्वर्ट कर रही है। तो ये टाइम 6 से 9 महीने भी लग रहा है, कई बार और भी ज्यादा हो जाता है जब गवर्नमेंट सर्वेंट्स की ड्यूटी लग जाती है कहीं और। मैं क्योंकि खुद भी गवर्नमेंट जॉब में रहा हूँ, तो मुझे वो सब चीजें समझ में आती हैं कि क्यों डिले होती हैं। तो ये पूरी सिक्योरिटी सिस्टम है, पूरा सिस्टम ऑनलाइन है। आप कभी भी अपने प्लॉट के बारे में जो चीज चेक करना चाहें वो कर सकते हैं। जी। तो ये मेरा दूसरा पोर्शन खत्म हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। जी आप मेरी का थोड़ा सा वो लगा दें अब, मुझे हटानी पड़ेगी ना ये? यस सर, आप हटा दीजिए। जी मैं अब तो लेफ्ट ही कर जाता हूँ, आवाज भी नहीं डिस्टर्ब करेगी। ओके सर।
जी, तो हमने दोस्तों अपने जो मैंने पॉइंट बोले थे उनमें से हमने 2 पॉइंट कवर कर लिए हैं, भाई धोलेरा और सिक्योरिटी और कैसे वहां पे डॉक्यूमेंटेशन होती है। मेरे ख्याल से शायद काफी हद तक समझ आ गई होगी। मुझे लगता है कि कोई क्वेश्चन इस बारे में बचेगा नहीं। जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम कौन है, हम क्या करते हैं। जी, आप स्लाइड लगा दीजिए मेरे के। जी, हम हैं मिरिक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। फाउंडर स्टोरी, इतनी जल्दी भी नहीं सर, थोड़ा सा टाइम आज ज्यादा लग गया, मुझे पता है मेरे उसमें। मिरिक मार्केट में है सिंस 2012 इन धोलेरा स्मार्ट सिटी। लगभग 2012 से हम लोग वहां पे काम कर रहे हैं। जी, नेक्स्ट। 2012 में सर का इंट्रोडक्शन इसके बाद है, इससे पहले था? मैन बिहाइंड मिरिक इंफ्राटेक। आप कंटिन्यू कीजिए सर, वो स्लाइड जी, पहले आ गई थी, ये फर्स्ट से स्टार्ट किया हमने। ओके ओके ओके। जी, जब स्टार्ट किया 2012 में तो श्रीजी डेवलपर्स के नाम से हमने स्टार्ट किया, प्रोप्राइटरशिप फर्म थी। और ऐसा नहीं है कि ये आज नहीं है, आज भी जीवित है, आज भी हमारी ये कंटिन्यू है। 2017 में हमने मिरिक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट किया। तो अगर खुद की प्लॉटिंग की बात, 2012 से काम स्टार्ट कर दिया, बट जो अपने खुद के जो प्रोजेक्ट हमने लॉन्च करने स्टार्ट किए वो 2017 से स्टार्ट किए। तो उस समय हमने बनाया मिरिक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। मिरिक की अगर हम बात करते हैं तो एक लॉजिक है इस शब्द का। लॉजिक क्या है? मिरिक एक अरेबियन वर्ड है जिसका मीनिंग है मंगल। और कंपनी मानती है तो मंगल भूमि का स्वामी होता है, इसी लिहाज से इस नाम को रखा गया। जी, नेक्स्ट। मैन बिहाइंड मिरिक इंफ्राटेक, फाउंडर से स्टोरी, मिस्टर राजीव जांगिड, फाउंडर एंड डायरेक्टर मिरिक इंफ्राटेक। द एंटरप्रेन्योर बिहाइंड वन ऑफ द लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी इन धोलेरा स्मार्ट सिटी। और अब मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि हम लीडिंग डेवलपर्स में वहां पे उसकी श्रेणी में आते हैं। ही इन्वेस्ट हिज टाइम एंड एनर्जी इन हेल्पिंग टू क्रिएट ए बेटर टुमारो फॉर द फ्यूचर जनरेशन। विजनरी मैन है। 2022 में इन्हें धोलेरा दिखाई देगा और 2022 से लेके 2017 तक इन्होंने वहां पे ग्राउंड वर्क पे काम किया है। जैसे आज लोग प्लॉट वहां पे सेल करवाते हैं, ऐसे ही इन्होंने काम किया, पूरी मेहनत करी है और उसके बाद अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। जी, नेक्स्ट। अगर हम अपनी कम्युनिटी की बात करते हैं तो लगभग 10,000 से ज्यादा मिरिक फैमिली में हम लोग मेंबर्स हैं मिरिक के, जिसमें तकरीबन 3500 प्लस चैनल पार्टनर्स हैं, 7,000 प्लॉट होल्डर्स हैं। और दोस्तों 1200 प्लस रिपीटेड प्लॉट होल्डर्स, ये बहुत मायने रखता है। आज दिल्ली एनसीआर में हम क्या देखते हैं कि एक बिल्डर से किसी ने एक चीज ले ली तो दोबारा उसकी तरफ को मुड़ के भी नहीं देखता है, वो परेशान हो जाता है उनकी सर्विसेज से, उनके कामों से। तो यहाँ हमारे रिपीटेड कस्टमर्स हैं। जी, नेक्स्ट। 10 से ज्यादा कंट्री में अपने इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं और रिपीटेड भी इन्वेस्टमेंट वहां से होती आ रही है। इंडिया की बात करें तो 28 प्लस इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, 500 से ज्यादा सिटीज में इंडिया में अपने इन्वेस्टर्स मौजूद हैं। तो कितना बड़ा विश्वास है एक अपने ग्रुप के साथ में। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस, फोर्ब्स मैगजीन में हम इम्प्रिंट हो चुके हैं। और वहाँ के मुख्यमंत्री जी से हम अवार्ड ले चुके हैं, रिवार्ड ले चुके हैं। नेक्स्ट। टाइकून ग्लोबल के कवर पेज पे कंपनी के जो सीएमडी हैं वो आ चुके हैं। तो ये अच्छा एक रिकग्निशन है अपने आप में। और कब आए थे हम? ये अप्रैल 2025 के इशू में। नेक्स्ट। प्राइड ऑफ गुजरात 2025 जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे सीएमडी सर को दिया था। नेक्स्ट। मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड, इसका भी रिवार्ड हम ले चुके हैं। जी, नेक्स्ट। इकोनॉमिक टाइम्स ने इसको फॉलो किया था। प्राइड ऑफ गुजरात 2023-22 में हम ये ले चुके हैं। नेक्स्ट। गुजरात आइकॉन अवार्ड भी ले चुके हैं 2022-23 की, ये भी है। जी, नेक्स्ट। 25 प्रोजेक्ट सोल्ड टिल नाउ। दोस्तों तकरीबन 30 प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर चुके हैं, थोड़ी सी पुरानी है। आप इनमें सभी में एक चीज कॉमन देख रहे हैं, मयूर।
मयूर हमारा ट्रेडमार्क है, जिसको सिर्फ और सिर्फ मेरिक इंफ्राटेक ही यूज कर सकती है पूरे धुलेरा के अंदर। जिनकी हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स की 25 की, मयूर आइकॉनिक जो गांव विलेज में है, मयूर इंडस्ट्रियल पार्क आनंदपुर विलेज में, जिसके हम 2 फेज में कर चुके हैं, मयूर पैराडाइज रोज का, मयूर पार्क वाटिका कामातालाव नियर बाई एयरपोर्ट, मयूर पार्क विला, मयूर कॉमर्शियल हब, मयूर ग्रीन्स एटसेट्रा एटसेट्रा। सबके मैं नाम लूंगा तो तब भी एक ही बात है। जी नेक्स्ट, प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, अभी जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी बात इस समय हम करते हैं। मयूर सिग्नेचर जो हमारा स्टेट हाईवे की कनेक्टिविटी के साथ है और एसआईआर की बाउंड्रीज के साथ ये है। इसकी एमिनिटीज की बात करते हैं। एमिनिटीज पे आ जाओ सर जरा। गेटेड एंट्री होगी, इनसाइड रोड सीसी ब्लॉक्स होंगे, बाउंड्री वॉल होगी, क्लब हाउस होगा, ट्री प्लांटेशन होगा, वाटर सप्लाई होगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सिक्योरिटी केबिन। ये सारी की सारी चीजें मिलने वाली हैं आपको इस प्रोजेक्ट में। तकरीबन 1000 प्लॉट का प्रोजेक्ट है और आज की डेट में शायद सिर्फ 40 या 50 प्लॉट इसमें बचे हुए हैं। इसका जो प्राइस है वो है 9250 रुपये स्क्वायर यार्ड। नेक्स्ट, ये इसका मैप है। इसकी एक खासियत ये है कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट में खड़े होकर सामने देखते हैं तो आप एसएआर की बाउंड्री के सामने हैं। नेक्स्ट, लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन एंड डिस्टेंस तकरीबन 20 किलोमीटर है धोलेरा एयरपोर्ट से, 0 किलोमीटर धोलेरा एसआईआर बाउंड्री बिल्कुल फेस करते हैं हम उसको। 0.8 किलोमीटर स्टेट हाईवे से जो धोलेरा धंधुका वाला हाईवे है। 12 किलोमीटर है धोलेरा एक्सप्रेसवे से, 12 किलोमीटर एबीसीडी बिल्डिंग से, 13 किलोमीटर एक्टिवेशन जोन से। तो वी कैन से कि एसआईआर के बाहर पहला प्रोजेक्ट जो हमारा पड़ता है इस दिशा में वो हमारा ही पड़ता है, बाकी सब हमसे आगे पीछे। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट का प्राइस है 9250 रुपये स्क्वायर यार्ड। डेवलपमेंट चार्जेस हैं 850 प्लस 18% जीएसटी। ये अलग अलग क्यों है? क्योंकि डेवलपमेंट चार्जेस पे जीएसटी इम्प्लीमेंट होता है 18%। इसलिए कॉर्नर पार्क फेसिंग पार्क साइड पीएलसी लगता है 5%। जी रजिस्ट्री चार्जेस है 6%। और लेडीज के केस में हो जाता है 5%। 1000 रुपये अलग से फीस जाती है, वो इसके साथ है। फिक्स चार्जेस 15,400 रुपये। आपका प्लॉट चाहे 100 गज का हो, चाहे आपका 1000 गज का हो, 2000 गज का हो, फिक्स चार्जेस होते हैं 15,400 रुपये, जिसमें आपकी एडवोकेट की फीस शामिल है, डॉक्यूमेंटेशन शामिल है, और 7/12 की एंट्री है जिसको म्यूटेशन बोलते हैं वो भी शामिल है। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, ये आपके ओवरऑल चार्जेस हैं। जो 9250 रुपये स्क्वायर यार्ड है ये हम बात कर रहे हैं उसके प्राइस की। जी नेक्स्ट, अब दूसरा जो प्रोजेक्ट है मयूर अनंता, हम इसकी बात करते हैं। रोजका गांव में स्थित है। सेम फैसिलिटीज आपको यहाँ पर भी मिलने वाली हैं जो अभी उसमें बताई थी आपको। गेटेड बाउंड्री, गेटेड एंट्री, बाउंड्री वॉल के साथ क्लब हाउस, बाउंड्री वॉल, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब चीज यहाँ भी मिलने वाली हैं। जी नेक्स्ट, डेवलपमेंट प्लान स्प्रेड इन 55 एकर्स में ये आया है प्रोजेक्ट। टोटल प्लॉट्स की बात करें तो 1491, स्टार्टिंग फ्रॉम 130 स्क्वायर यार्ड। ये आपका होगा सुपर बिल्टअप एरिया। जो इसका कारपेट एरिया होगा तकरीबन 80 गज के आसपास होगा। मेन रोड 15 मीटर की, इनसाइड रोड्स 12 मीटर और 9 मीटर। और दोस्तों मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कहते हुए कि मयूर अनंता का हम ये सेकंड फेज बेच रहे हैं। पहले फेज में तकरीबन 500 प्लॉट हम, मेरे ख्याल से शायद 6500 या 6000 के रेट में हम सेल कर चुके हैं। सेकंड फेज इसका आया है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। तकरीबन 1 महीना 1.25 महीना पहले इसको लॉन्च किया था और अब लगभग 400 के आसपास प्लॉट इसमें अभी बचे हुए हैं, अवेलेबल है। लोकेशन की बात करते हैं तो आप ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं नेक्स्ट टू एसआईआर बाउंड्री ये पड़ता है, ये भी टच करता है बाउंड्री को। मयूर अनंता पहला फेज हमने इसका सोल्ड किया था जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर में ये। जी नेक्स्ट, दोस्तों थोड़ा सा एक बार दोबारा लाना इस पे। जो आप ये देख रहे हैं सर हमारी लोकेशंस, आप लोकेशंस को अगर क्लैरिफाई करेंगे तो हमारी लोकेशन या तो हाईवे पे, हाईवे के बिल्कुल पास होती है, और
SIR बाउंड्री के मैक्सिमम लोकेशन हमारी SIR बाउंड्री के साथ की है या हाईवे पे है। जी नेक्स्ट। इसका जो प्राइस है वही 8750 रुपये स्क्वायर यार्ड है। डेवलपमेंट चार्जेस 850 प्लस 18% GST। वही PLC सेम सिस्टम है उसी जैसा पीछे मैंने बताया था। नेक्स्ट। प्रमोट अस इन योर नेटवर्क एंड गेट बिजनेस प्रमोशनल कमीशन। ये बड़ा अच्छा पार्ट है। जो भी हम प्लॉट यहाँ पे लेते हैं उसके बदले में कंपनी हमें बिजनेस प्रमोशनल कमीशन देती है, जिसको हम बिजनेस को प्रमोट करते हैं। तो जो आपका प्लॉट अमाउंट होता है उसका 1% BPC आपको अगले 3 साल तक आता है। ये एक स्कीम चलती है, कभी भी कोई बिल्डर आता है तो एक स्कीम लेके आता है। कभी वो स्कीम 1.5% की हो सकती है, कभी 1% की, कभी कम भी जा सकती है, कभी 2 साल हो सकती है, कभी 4 साल, कभी 5 साल। इस समय जो चल रहा है वो चल रहा है 1% BPC फॉर 3 years फॉर योर प्लॉट वैल्यू। और इसका नीचे जो आप लाइन पढ़ रहे हैं ये बड़ी मायने रखती है। कमिटमेंट ऑफ इंसेंटिव पेमेंट थ्रू लीगल एग्रीमेंट। ये बड़ा अच्छा एग्रीमेंट है जो कंपनी भेजती है सभी अपने प्लॉट होल्डर्स को। एक 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे नोटरी करा के एग्रीमेंट भेजा जाता है जो कंपनी की इंटेंशंस को क्लैरिफाई करता है। जी नेक्स्ट। न्यू प्रोजेक्ट जो हमारा अभी लॉन्च किया है उसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। शुरू में हम सिर्फ प्लॉटिंग में आए हैं और अभी जो हमने लॉन्च किया है मयूर ग्रीन्स कोर्टयार्ड। ये लग्जरी विला प्रोजेक्ट है जो रोज का हाईवे पे स्थित है। जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं ये बिल्कुल ऐसा ही बनने वाला है, मयूर ग्रीन्स कोर्टयार्ड। ये डिजाइन है जो पास हुआ है हमारा, जिस इसी के हिसाब से बनना शुरू हो गया है, ये काम इस पे स्टार्ट हो गया है। जी नेक्स्ट। इसमें भी सारी फैसिलिटीज जो आप देख रहे हैं सब होंगी। ये इसकी लोकेशन है। लोकेशन बड़े मायने रखती है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ आपको। मयूर ग्रीन सर ये पूरा का पूरा अपना एक कैंपस इसको हम बोल सकते हैं, जिसमें मयूर पैराडाइज, मयूर ग्रीन 1, 2, 3 और मयूर कोर्टयार्ड विला, ये पूरा एक ही अपना कैंपस है जिसके अंदर ये विला आ रही है। स्टेट हाईवे पे हैं, SIR बाउंड्री के 12 किलोमीटर दूर हैं। और दोस्तों मजे की बात यह है कि अगर हम इसकी लोकेशन देखते हैं तो यहाँ पे जो यूजर आएगा सबसे पहले क्यों आएगा, क्योंकि अगर वो धोलेरा से बाहर निकलेगा तो या तो वो भावनगर की तरफ जाएगा या वो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद अगर इसको आगे जाना है तो वो हाईवे पे चढ़ जाएगा, एक्सप्रेसवे पे। नहीं तो दोस्तों एक यही रोड है जो उसको सीधा सीधा बाहर लेके जाती है, सबसे ज्यादा चलने वाली रोड है। ऑलरेडी 80 फीट का ये हाईवे जो एक्सपेंडेबल है। आप इस पे जाएंगे तो बड़ी दबादब गाड़ियां ऐसे गुजरती रहती हैं। प्राइम लोकेशन है। जी नेक्स्ट। ये इसके साइजेस हैं हमारे प्लॉट के। डेवलपमेंट प्लान की बात करते हैं तो ये तकरीबन 124 विला आनी है जो 14.45 बीघा लैंड के अंदर आनी है। प्लॉट साइज स्टार्ट होगा इसको 196 स्क्वायर यार्ड से 437 स्क्वायर यार्ड तक। मेन रोड वही 12 मीटर, इनसाइड रोड 9 मीटर और 7.5 मीटर। लिमिटेड इन्वेंट्री है। काम इसका स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट। 7 years गारंटीड रेंट। दोस्तों नोएडा, ग्रेटर नोएडा वगैरह में हम देखते हैं लीज गारंटी। तो अगर हम इसकी लीज की बात करते हैं तो कंपनी यहाँ पे पोजीशन के बाद में आपको 45,000 रुपये पर मंथ ये किराए पे भी चढ़ा के देगी। मिनिमम रेंटल गारंटी है 7 सालों के लिए। तो ये अपने आप में बड़ा अच्छा ही मिनिमम लॉक इन पीरियड इसका रहेगा 3 साल रेंट एग्रीमेंट का। 10% इंक्रीज होगा आफ्टर एवरी 3 ईयर। तो बड़ी अच्छी ये की चीज है। इसकी प्राइस की हम बात करते हैं। जी नेक्स्ट। इसका प्राइस का नहीं डाला हुआ क्या इसमें? चलो मैं वैसे ही बता देता हूँ। तकरीबन 80 लाख से ये विला स्टार्ट है। और 80 लाख में जो आपको कंपनी देगी वो अनफर्निश देगी, बट पूरा उसमें काम करके देगी। इसके बाद आपका जो काम बचेगा सिर्फ लकड़ी का और फर्नीचर का काम बचेगा, वो आप करा के दे देंगे, उसको भी कंपनी आपके ब्याह पे करके दे देगी। जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में कंपनी आपको ये चढ़ा के देगी। इसके अलग अलग प्लान हैं जिनके साथ आप बैठे होंगे, उनके साथ जिसने आपको इनवाइट किया होगा वो आपको पेमेंट प्लान के बारे में बता देंगे। जी नेक्स्ट।
न्यू हॉरिजन्स, अभी तक जो हम पहले सिर्फ प्लॉट्स में थे, अब हम विला में आ गए हैं। आने वाले टाइम में सर आप देखेंगे कि हम रिजॉर्ट्स में आने वाले हैं बहुत जल्दी। विद इन शायद 6 मंथ ही हम लोग आने वाले हैं। शॉपिंग मॉल्स लेके आ रहे हैं अपने। ऑफिस स्पेसेस में आएंगे। अपार्टमेंट में आएंगे। विला में तो ऑलरेडी आ ही चुके हैं। मतलब ये आने वाला फ्यूचर में जो हमारे नए सेगमेंट्स में हम आ रहे हैं। मेरिक बिल्डकॉन एक अपनी कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन की है, जो ये सब चीजें बिल्टअप करके देने वाली है। जी नेक्स्ट। कॉर्पोरेट ऑफिस अहमदाबाद में है। नेक्स्ट। हेड ऑफिस हमारा सूरत में है। इसमें दिखा नहीं तो वैसे ही बता देता हूँ, सूरत में मोन्टेना बिल्डिंग में हमारा ऑफिस है। जी द फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग, मिरिक इंफ्राटेक। जी। तो दोस्तों आज हमने इन 3 विषयों पे बात करी है। जाहिर सी बात है कि आपके मन में कुछ सवाल होंगे। जो भी आपके सवाल हैं आप उनको संजो के रखिएगा। जिसने आपको इनवाइट किया है उनके साथ जरूर बैठिएगा। अपने ये मैंने आपको जानकारी दी है, अपने लेवल पे आप अपनी रिसर्च करें और आगे बढ़ें दोस्तों। आने वाले 10 साल में डेफिनेटली 10 गुना प्राइस जाना ही जाना है। तो सर मेरे ख्याल से मेरा चैप्टर खत्म हो गया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आपने तकरीबन 1.5 घंटा मुझे झेला। थैंक यू वेरी मच। नो सर, थैंक यू सो मच सर फॉर आवर वैल्यूबल टाइम। आपने जो अपना वैल्यूबल टाइम दिया है, हम लास्ट 2 ईयर से सर आपसे टाइम ले रहे थे। लास्ट 2 ईयर से हम ट्राई कर रहे थे कि आपकी एक वेबिनार, और बहुत सारे जो भी लीडर्स है अपने वो लोग भी बोल रहे थे सर आपको सुनना है। सो सर वंस अगेन रियली थैंक यू सो मच, जो आपने इंफॉर्मेटिव, जो आपने लोगों को एजुकेट किया है, जो अपने लेवल पे आपने गाइड किया है। सो वंस अगेन सर थैंक यू सो मच कि आपने थैंक यू अपना सो मच वैल्यूबल सर। मैं टाइम दिया आपको सर। बता दूं, मैंने पहली बार ये ट्राई किया है, नहीं तो पूरा मोर्चा हमारे लविंगली ब्रदर अंकुर जैन संभाले रखते हैं। तो जी पहली सर। बार मैंने ट्राई किया है। अगर बढ़िया रहेगा तो आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे, नो टेंशन। थैंक यू वेरी नो मच, सर, थैंक यू टीम। थैंक यू सो मच सर, बिकॉज ऑफ यू सर आज हमको पता है कि आप इतनी बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं ना। आपने धन्यवाद। खुद खुद के साथ साथ में अपने डुप्लीकेशन पे आपने किया हुआ, डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स आपके टीम में है। सो वंस अगेन सर थैंक यू सो मच। एंड वेलकम सर, थैंक यू वेलकम। ऑल द लीडर्स जो भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से हमारे साथ में कनेक्ट हुए। आपने अपना वैल्यूबल टाइम निकाला, डिफरेंट सिटी डिफरेंट कंट्री से भी लोग हमारे साथ में कनेक्ट थे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड गुड थैंक यू सर। नाइट। सर जी वंस अगेन थैंक यू। सो हियर वी एंड द सेशंस, आज की वेबिनार को हम इधर एंड करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू।